अब करते हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ पढ़ लिया, उसकी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। तो ये 5 होती हैं, आपके सिलेबस में 5 हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इजी हैं। थोड़ी आपको इस स्टार्टिंग में लग सकती हैं बुरी, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा चैप्टर पढ़ लिया है, तो आप कब सोच रहे होंगे चैप्टर जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन अब हम उसकी लास्ट स्टेज पर हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इसके बाद एक डेरिवेशन और बचा है, वो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो ये सब चीज़ें अब लास्ट स्टेज पर है ये चैप्टर हमारा। तो देखते हैं क्या है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इन्फिनिट लॉन्ग वायर। मतलब यहाँ पर क्या है हमारी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, यहाँ पर एक क्या है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। अब आप लोग सबसे पहली बात तो ये इनफाइनाइट से क्या मतलब समझते हैं, मतलब कि बहुत बड़ी, यहाँ से धरती से लेकर चांद तक इतनी बड़ी वायर। लेकिन ऐसा नहीं होता। मान लीजिए आप एक चींटी हैं और आप यहाँ पर हैं, अभी यहाँ पर हैं। यदि आप इस पॉइंट पर हैं अभी और आप क्या हैं, एक चींटी हैं, तो चींटी होने के कारण आपको ये बोर्ड क्या दिखेगा, बहुत बड़ा एरिया दिखेगा। बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया आपको ये दिखेगा। तो इसका कारण क्या है, आप छोटे हैं इसलिए आपको ये एरिया बड़ा दिख रहा है। लेकिन यदि आप अब एक्चुअल पोजीशन जैसे मैं हूँ, तो मुझे ये छोटा दिख रहा है, लेकिन इस चींटी को ये बोर्ड एक बहुत बड़े ग्राउंड सा या बहुत बड़े एरिया सा दिख रहा होगा। तो उससे क्या है, उसकी जो एरिया है मतलब वो है ना, उसका साइज है बहुत छोटा है, इसी कारण उसको ये एरिया बहुत बड़ा दिख रहा है। तो इन्फाइनाइट से मतलब ये नहीं होता इन्फिनिटी से कि बहुत बड़ा एरिया लेना, कि बहुत बड़ी लाइन ले लेना। तो सिंपल हम छोटी लाइन लेंगे, वायर लेंगे छोटा, लेकिन उसमें से बहुत छोटा एरिया लेंगे तो वो होगा इन्फाइनाइट। ना कि ऐसा कि हमने बहुत लंबी लाइन ले ली यहाँ से चांद तक, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इन्फाइनाइट मतलब होता है कि एक बहुत छोटी सी लाइन में भी एक छोटा सा एरिया ले लेना, वो होता है इन्फाइनाइट। तो आपको समझ में आएगा इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर का मतलब क्या होता है। इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर, अब देखिए इस डेरिवेशन हम करेंगे ऐसे, क्या करेंगे, लेट अ थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, यहाँ पर हम क्या पतला इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी अब सिंपल है, आपने यदि लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला देखा है तो जो लाइन में चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये आपको क्लियर हो गया। लेट पी इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक वायर ले लेंगे, यहाँ पर हम एक वायर ले लेते हैं, ये हमने वायर ले लिया। अब क्या है, एक वायर ले लिया, इस पे क्या है, प्लस चार्ज है, इस पे सब जगह क्या है, प्लस चार्ज है, इस पे सब जगह हमारा प्लस चार्ज है, ये हमारा प्लस चार्ज है। अब क्या करेंगे, लेट पी इज द पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ से क्या करना है, हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट कैसे, अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, P इज़ अ पॉइंट एट डिस्टेंस R। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम एक लीनियर चार्ज में तो कुछ कर नहीं सकते, हमको एक पॉइंट बाहर लेना होगा, क्योंकि हमें एक यहाँ पर एक गॉसियन सर्किट ड्रॉ करना है, तभी तो हम इसका कैलकुलेट करेंगे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर हम कहीं पर ले लेते हैं पॉइंट P, ये हमने पॉइंट P ले लिया, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है, यहाँ से R है। एक काम करते हैं, यहाँ से अभी इसमें एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो यहाँ पर ले लेते हैं पॉइंट P हमारा यहाँ पर, और इसकी डिस्टेंस लगी देते हैं हम यहाँ पर। अब सही है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, इतना ये हमारी ऊपर वाली लाइन का काम हो चुका। अब क्या करेंगे, लेट सिलेंडर इज अ गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पर इस पॉइंट P को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। गॉसियन सरफेस मतलब क्या होता है, एक 3D शेप ड्रॉ करना होगा। 3D शेप में क्या, सिलेंडर। सिलेंडर आप जानते होंगे क्या होता है, जिसके पास लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट, तीनों होती हैं। उसके बाद करेंगे हैविंग लेंथ L, उसकी लेंथ क्या है, L होगी, उसकी रेडियस कितनी होगी, R होगी। टू बी बिच कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा ये ड्रॉ कर लेंगे हम, और उसी तरह यहाँ पर ले लेंगे एक पॉइंट, इसी तरह यहाँ पर ले लेंगे, ये हम सिलेंडर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ये डायग्राम बनेगा, ये हमारा हो जाएगा सिलेंडर, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ, और यहाँ पर
तो ये हो जाएगा हमारा एक सिलेंडर। तो सिलेंडर समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वह कैसी होगी, देखिए यहाँ पर इन पे ये वाले प्लस चार्ज हैं, तो प्लस चार्ज के कारण आपकी जो सिलेंडर है, सिलेंडर कैसा है, सिलेंडर जैसे कि ये है, इसमें देखिए ये पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे भले ये है, तो मान लीजिए ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी इसी तरह यहाँ पर एक पॉइंट है, तो ये एक हमारा पॉइंट है। आपने यदि ढोलक देखी हो तो ढोलक कैसी होती है, सिलेंडर शेप में होती है, उसके जो बगल वाले बजाने वाले होते हैं, तो उसी तरह से जो बगल में है वो बजाने वाले हैं, और जो ऊपर का है वो कर्व सरफेस है, इसी तरह इसकी जो ऊपर है वो कर्व सरफेस है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिख लेंगी वो ढोलक में से, यदि आप ढोलक का एग्जांपल लेके चलें तो ढोलक में से कहाँ से लिख लेंगी, वो यहाँ से, ऊपर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, मतलब यहाँ से कहीं से भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से निकल सकती है। लेकिन यहाँ पर रूल क्या है, अब देखिए, अब ये पूरी ढोलक बन गई, यहाँ से मैंने इसका कैप लगा दिया, तो देखिए यहाँ से और यहाँ से, बस इन दोनों पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नहीं निकलेंगी, बाकी इस जो कर्व्ड एरिया है यहाँ सबसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, बस इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेंगी, लेकिन इन सभी पॉइंट से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकती हैं। तो हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हैं, और इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हैं, और इस डायरेक्शन, मतलब जो कर्व्ड एरिया है उसमें हम कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी बोर्ड में तो इतना ही, इस जो बोर्ड पर डायग्राम है यहाँ पर ले सकते हैं और यहाँ पर ले सकते हैं, तो एक मैं मिटा देता हूँ, एक हमारे लिए यूज़ में आएगी। तो समझ में आ गया होगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बस जो ये वाले पार्ट हैं यहाँ से और यहाँ से नहीं ले सकते, बाकी इस कर्व्ड एरिया में से कहीं से भी ले सकते हैं। तो अब क्या करना है हमको, यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा एरिया यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर ले लिया हमने एक छोटा सा एरिया, और एक एरिया यहाँ पर ले लेंगे छोटा सा, यहाँ पर भी एक छोटा सा एरिया ले लेंगे हम, और एक एरिया क्या करेंगे, ऊपर के लिए एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, एक एरिया यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट के लिए इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट के लिए। और जो हमारा वेक्टर, जो एरिया वेक्टर बनेगा, क्योंकि एरिया वेक्टर तो 3D सरफेस में हमें आउटवर्ड बनता है तो, और परपेंडिकुलर बनता है, तो एरिया वेक्टर बनेगा हमारा इस डायरेक्शन में। ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। इसी तरह इसी के लिए भी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा जो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वह तो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, लेकिन एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में आउटवर्ड बनेगा, तो इस तरफ बनेगा। ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो भी 90 का बनेगा। इतना क्लियर है आपको। अब देखिए हम इसके लिए लेते हैं, तो इसके लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि आपको पता है कर्व सरफेस है, हमको आउटवर्ड लेना, तो इसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। और जो हमारा एरिया वेक्टर है वो भी आउटवर्ड लेना और परपेंडिकुलर लेना है, तो इस तरफ हम इसका एरिया वेक्टर ले सकते हैं। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो हमारा थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। अब आपको पूरा डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अब करना है हमका इसका सिंपल डेरिवेशन। अब देखिए हम यहाँ से क्या लेके चलेंगे, फाई लेके चलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे हम सिंपल फाई लेके चलेंगे। फाई की वैल्यू क्या होती, E/d/a, और इन सब के लिए कैलकुलेट करना है हमको। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सबके लिए तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो रीजन 1 है उसके लिए देखिए, इसको रीजन 1 नाम दे देते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है, ये हमारा पार्ट 2 है, और ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्यों, देखिए एक एरिया यहाँ पर ले लिया, एक एरिया यहाँ पर ले लिया, एक एरिया, बस इन तीनों के लिए हमको कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि इन तीनों की, इन दोनों थीटा सेम है, इनका थीटा अलग है, तो इन सबको कैलकुलेट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले रीजन 1 के लिए यहाँ पर E/d cos थीटा, यहाँ पर थीटा कितना है, 90, तो थीटा 90 लिख देंगे। रीजन 2 के लिए लिखेंगे, अब यहाँ पर रीजन 2 के लिए लिखेंगे, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ,
क्योंकि अब जो डायग्राम में मिल जाएगा, नहीं तो ये प्लस लगा के आपके पास यदि यहाँ पर बचा हो कुछ पोर्शन तो आप यहाँ पर इसी के साथ लिखें तो अच्छा लगेगा। उसी तरह रीजन 2 के लिए, इसके लिए क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस, यहाँ पर कितना है रीजन 2 के लिए हमारा, यहाँ पर कॉस है 0 डिग्री, ई डी ए कॉस 0। और रीजन 3 के लिए लिखेंगे हम, रीजन 3 के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे हम ई डी ए कॉस 90 है, यहाँ पर ये हमारा, यहाँ पर भी क्या है हमारा कॉस 90 है। अब देखिए तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती, 0 होती, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती, 1 होती। तो यहाँ से हमारी 1 रीजन है और 2 रीजन है। देखिए एक बार और लिख देता हूँ, ये वाला रीजन 0 हो गया फर्स्ट वाला, सेकंड वाला रीजन बचा। तो सेकंड वाला रीजन के लिए हम अभी इसको इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए एक समान है, बराबर है, तो यहाँ पर ले सकते हैं हम ई, और सिंपल डी ए का यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा और थर्ड वाला 0 हो जाएगा। तो बस ये वाली टर्म बची, अब इसका इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पर ये वाली टर्म किसके लिए बची, रीजन 2 की। और रीजन 2 कैसा है हमारा, देखिए ये जैसे एक ढोलक थी, ये ढोलक थी, इसका ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तो हमारा 0 हो गया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तो 0 हो गया ढोलक के, लेकिन बचा कौन सा, ये कर्व्ड वाला एरिया। तो यहाँ पर अब सेकंड रीजन तो वही था ना हमारा कर्व्ड रीजन, तो वो वाला एरिया बचा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्व्ड एरिया के लिए क्या होता है हमारा, कर्व्ड के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, 2 पाई आर एच, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन देखिए उसमें बोला था कि सिलेंडर कैसा है हमारा, 3D शेप का, और हैविंग लेंथ, जो इसकी लेंथ थी हमारी वो कितनी थी, L थी, L थी, इसकी लेंथ कितनी थी हमारी, L थी। तो यहाँ पर देखिए जो कर्व है 2 पाई आर एच, मतलब सिलेंडर होगा जो हाइट में रखा होगा, ऐसा कुछ सिलेंडर रखा होगा, ऐसा कुछ सिलेंडर रखा होगा जो इसमें बात की गई। लेकिन हमारा सिलेंडर कैसा रखा है, ऐसा रखा है, तो अब तो ये किसमें, लेंथ में है, तो 2 पाई आर एच की जगह मैं L लिख सकता हूँ। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, 2 पाई आर L लिख सकता हूँ। तो सिंपल डी ए का इंटीग्रेशन तब करेंगे 2 पाई आर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो फाई की वैल्यू अब कितनी बची, 2 पाई आर एल, ये हमारी फाई की वैल्यू आ गई अभी 2 पाई आर एल। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इतना समझ में आया होगा। डायग्राम अभी हमारा मिट जाएगा, डायग्राम पर कोई काम नहीं होगा। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे हम, तो फाई की वैल्यू 2 पाई, अब यहाँ पर हम लगाएंगे गॉस लॉ वाला फॉर्मूला। तो गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यहाँ पर गॉस लॉ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, फाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है ना फाई का, गॉस लॉ वाला याद हो तो यहाँ पर फाई, यहाँ पर फाई, मतलब ये दोनों, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, एक को इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 और 2। अब इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही फाई, यहाँ पर ही फाई, मतलब कि इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, 2 पाई आर एल क्यू ई एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो समझ में आया होगा आपको इतना। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से क्या है हमारा, क्यू एप्सिलॉन नॉट है, तो पाई आर एल आ गया था, ये 2 पाई आर एल आ गया था। यहाँ से हम जो ई की वैल्यू है ना, ई और था इसके डी ए के साथ, यहाँ पर हम ई और पुट कर देंगे, ई और आएगा यहाँ से हमारा ई और था इसमें, लेकिन ये चल नहीं रहा है तो हम हमारा वही वाला मार्कर ले लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें ई और पुट कर देंगे।
इसमें ये ई पुट कर देंगे, ये वाला ई पुट कर देंगे हम इसमें, एक ई ये पुट कर देंगे यहाँ पर, और ये वाला ई इसमें पुट कर देंगे। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम सिंपली ई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ये यहाँ पर ई था हमारा, सिंपल वही यहाँ से हम निकाल लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अब इस बारे को मैं मिटा देता हूँ इस तरफ से। तो ई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम, तो Q 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अब आपको जो यहाँ पर क्या था हमारा, क्या था सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला था, यहाँ पर लिखा था ना जो लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर सरफेस नहीं, यहाँ पर लीनियर था। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, Q अपॉन एल होता है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, Q अपॉन एल होता है। तो यहाँ से Q की वैल्यू यदि आप फाइंड करें तो लैम्डा एल आ जाएगी, और यही वैल्यू को सिंपल हमको यहाँ पर पुट कर देना है, ये वाली वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे Q की जगह पर। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा एल 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से L और L कैंसिल हो जाएगा, तो जो लास्ट वैल्यू आएगी हमारी E की वजह क्या आएगी, लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी इन्फिनिट लॉन्ग वायर के लिए वैल्यू आ गई E की। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हमारी ए वाली आ गई, ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझ में आया होगा आपको पूरा डेरिवेशन बहुत ईजी था। तो अब चलते हैं हमारे एसी के सेकंड, मतलब जो ये लॉन्ग वायर के लिए था। अब यहाँ पर सीट की बात करेगा, तो सीट के लिए देख लेते हैं अब कैसा होगा ये। अब देखिए, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफाइनाइट प्लेन सीट। अब यहाँ पर इनफाइनाइट क्या है, हमारी सीट है। वहाँ पर क्या था, एक वायर था, अब यहाँ पर एक सीट है। तो सीट, पहले एक सीट ही बना लेते हैं। अच्छा, ये गई हमारी सीट, ये पहाड़ जैसी सीट बना ली हमने। एक्चुअली इस सीट को क्या है, हम थोड़ा छोटा बना लेते हैं। एक सीट को हम छोटा बना लेते हैं, कुछ इतना छोटी से ही। ये हमारी एक सीट है। ये सीट, पहले बात तो ये रखी कैसी हुई है, इस सीट कुछ इस तरह से रखी हुई है। इस तरह से सीट मतलब बिल्कुल ही आउटवर्ड, मतलब यहाँ से यदि आप माने तो ये जिस तरह मेरा हाथ रखा हुआ है ना, उसी तरह ये सीट रखी हुई है यहाँ इस बोर्ड पर। लेकिन आपको इस बोर्ड पे ये नहीं दिख सकता, लेकिन हाथ तो दिख सकता है, हाथ दिख रहा है। इस तरह ये सीट रखी हुई है। तो इतना आपको क्लियर है, मैंने सीट बना ली। इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। लेट अ थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट, यहाँ पर हमने पतली थिन प्लेन इनफाइनाइट सीट ले ली। उसके लिए क्या है, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को जानते हैं आप, उसको सिग्मा नोट करते हैं। लेट पी इज अ पॉइंट एट डिस्टेंस x, यहाँ से क्या करेंगे, हम एक पॉइंट ले लेंगे p, उससे क्या डिस्टेंस होगी हमारी, यहाँ से क्या करेंगे, हम एक पॉइंट p ले लेंगे। यहाँ से एक सेंटर से एक x डिस्टेंस पे हम पॉइंट p ले लेंगे। यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट p ले लिया, यहाँ से पॉइंट p ले लिया। एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सीट, लेट सिलेंडर इज अ गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसके लिए एक पॉइंट जो बाहर लिया उसके लिए हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो सिंपल भी यहाँ पर एक सिलेंडर ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर एक सिलेंडर ड्रॉ कर देते हैं हम। ये देखिए, ये जाएगा हमारा सिलेंडर, इस तरह से होगा ये। तो इतना मिटा देते हैं इसको। ये हमारा सिलेंडर बन रहा है। ये हमारा सिलेंडर बन चुका है।
तो सिलेंडर किस तरह का, देखिए जो हमारी सीट थी इस तरह की, इसको बीच में से हम, यदि मेरा हाथ है इसको बीच में से तक कट कर दें और इसके अंदर एक सिलेंडर डाल दें, तो ये इस तरह सीट या फिर स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब इस सीट के बीच में से जो एक गोल यदि हम होल करें और इसमें सिलेंडर डाल दें, तो इस तरह का ये पूरा हमारा सिस्टम बना हुआ है। तो सिस्टम पूरा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो समझने वाली बात है। जो पिछला वाला आपने किया उसमें क्या है, इस तरफ और इस तरफ रिस्ट्रिक्ट, मतलब इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नहीं जा सकती, और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर यहाँ से और यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। यहाँ से क्या होगा हमारा, मैं गलत बोल गया, क्या है, यहाँ से इस कर्व पाथ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों से ही पास हो सकेगी, बस इन दोनों से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। मतलब इस तरफ से और इस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहाँ से मतलब जो ऊपर वाला एरिया, जो कर्व वाला एरिया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगी। बस इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो इस तरफ से और इन दोनों एरिया से ही निकलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी वो किस तरफ है, इस तरफ भी होगी और इस तरफ होगी, वो इस तरफ नहीं होगी। मतलब कि इस तरफ मतलब है कि जो कर्व्ड एरिया है उस पर नहीं होगी, इस तरफ से और इस तरफ से हो सकती है। तो समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखिएगा, अब हमने एक पॉइंट ले लिया था x यहाँ से। अब छोटे छोटे ये लेना आपने, यदि पिछला वाला किया तो सेम टू सेम ये यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किस तरफ है, इस तरफ है। और जो एरिया वेक्टर लेते हैं वो भी परपेंडिकुलर लेते हैं, ये तो आपको पता है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब 0 डिग्री हो गया हमारा थीटा। इस तरफ ले लेते हैं एक पॉइंट, तो इसके लिए भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही हो गई और एरिया वेक्टर भी यही हो गया। तो यहाँ से हमारा थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। अब पिछली बार हमने ऊपर लिया था, इस बार क्या करते हैं, उसको नीचे ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक एरिया ले लिया इस तरफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरफ है हमारी, और जो एरिया वेक्टर इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। अब यहाँ पर बनेगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो इतना आपको क्लियर है, डायग्राम क्लियर है। तो अब इनमें कुछ नहीं है। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम नेट फ्लक्स को देखेंगे। तो नेट फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फाई इज इक्वल टू में ई डी ए। और सिंपल अब हम क्या कर देंगे, हम इनका क्या करेंगे, इनका सिंपली अब क्या करेंगे, हम यहाँ से रीजन 1, इसको हम रीजन 1 नाम दे देते हैं, इसको रीजन 2 नाम दे देते हैं और इसको रीजन 3 नाम दे देते हैं। अब इन सब का इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो देखिए फर्स्ट वाला लिख देते हैं इसके लिए 1 के लिए। तो 1 के लिए लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर थीटा कितना हमारा 0 डिग्री है, तो ई डी ए कॉस 0। सेकेंड के लिए लिख देते हैं, सेकेंड के लिए कितना हमारा थीटा, वो भी 0 डिग्री, तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री, इसमें भी 0 डिग्री, इसमें भी 0 डिग्री। अब थर्ड रीजन के लिए, थर्ड रीजन के लिए लिख देते हैं ई डी ए कॉस 90 डिग्री। यहाँ पर बस ये वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती, 0 होती। तो ये दोनों बचेंगे। अब इन दोनों का ये तो हमारा 0 हो जाएगा, तो एक बार इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1 होती, तो ई डी ए बचेगा, यहाँ से भी डी ए बचेगा। तो यहाँ पर जो फाई है हमारा, उसके लिए क्या बचेगा, एक बचेगी ई। तो आपको लिए पता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई की वो कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर ई हमारा कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, खाली डी ए का होगा। तो डी ए लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस ई डी ए लिख दिया हमने। ये किसकी बात हो रही है, रीजन 1 और रीजन 2 के लिए, मतलब इसके लिए और इसके लिए। ये वाला तो अब हमारा 0 हो चुका है। अब सिंपल डी ए का यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर डी के लिए क्या लिख देंगे हम, ए लिख देते हैं कैपिटल, मतलब कि अब यहाँ पर बड़ा ए लिख देता हूँ मैं, जिससे क्या है आगे जो वैल्यू जो यहाँ पर कटेंगी उसमें आसानी होगी हमको। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इंटीग्रेशन के बाद भी यदि मैंने वो लिख देता हूँ, तो यहाँ पर इस कैपिटल ए लिख देते हैं इस तरह से, और ई यहाँ पर कैपिटल ए बना। तो ई ए और ई ए कितना हो जाएगा हमारा, फाई की वैल्यू 2 ई ए हो जाएगी, 2 ई ए हो गई। अब यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे हम, गॉस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ले देंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ,
गॉस लॉ क्या कहता है? हाँ तो देखिए, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यहाँ पर क्या था? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है? फाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से फाई, यहाँ से फाई, तो फाई की जगह फाई हट जाएगा। अब यहाँ पर एक वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगी हमारी? 2e आ जाएगी, 2e आ जाएगी। अब यहाँ से क्या करेंगे हम? इस e को निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या है? 2a हमारे इसके अपोने पहुँच जाएगा, तो e के लिए क्या आ जाएगा? q 2a एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या था हमारा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा के लिए आप जानते होंगे, तो सिग्मा की हमारी वैल्यू होती है, वो क्या होती है? सिग्मा के लिए यहाँ पर क्या आ जाता है? एरिया आ जाता है। तो ये क्या होगा हमारा? Q अपॉन A होगा। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगी। यदि आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी देखा है तो आपको सिंपल लर्न भी होगा, या ये वाला तो फॉर्मूला तो Q की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से यहाँ ये हमारा A था, यहाँ पर एक A भी हुआ करता था हमारा, वो चला गया कहीं, ये A आ गया। ये A से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला? लास्ट में ये बन गया हमारा, किसके लिए? वायर के लिए नहीं, यहाँ पर सीट के लिए। तो यह वाला फॉर्मूला बन गया हमारा सीट के लिए, सिंपल। सेकंड वाला भी समझ में आया होगा। ये कौन सा था हमारा? गॉस लॉ के एप्लीकेशन का सेकंड वाला पार्ट था। अब देखते हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन का थर्ड पार्ट। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की। थर्ड एप्लीकेशन क्या कहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेन सीट। यहाँ पिछला वाला जो आपने किया है बिल्कुल सेम है ये। यहाँ पर क्या है? 2 सीट की बात होगी। वहाँ पर हमारी एक ही सीट थी, लेकिन यहाँ पर अब 2 सीट रखी हुई हैं। तो 2 सीट को रख लेते हैं सबसे पहले। तो हम एक ये हमारी पहली सीट हो जाएगी। एक्चुअली यहाँ पर क्या करेंगे हम? हमारा दूसरा वाला मार्क कर लेंगे। ये हमारी पहली सीट हो जाएगी, ये हमारी पहली सीट हो गई, और एक सीट और ले लेंगे यहाँ पर। ये हमारी 2 सीट हो गई, और इनके बीच में से एक लाइन रख देते हैं। अब देखिए सवाल ये उठता है, सीट कैसी रखी हुई है? सीट फिर एक ऐसी रखी हुई है और एक ऐसी रखी हुई है, और इन पर चार्ज कैसा है हमारा? प्लस है, प्लस है, प्लस 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 प्लस। इन पर चार्ज कैसा है हमारा? प्लस चार्ज है सब पर। और ये सीट कैसी रखी हुई है? इस तरह से रखी हुई है। अब आप ही सोचिए, इसके इस तरफ भी चार्ज है हमारा कौन सा? इसके इस तरफ भी चार्ज है प्लस, इसके इस तरफ भी चार्ज है प्लस। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे वह इस तरफ से भी निकलेंगी और इस तरफ से भी निकलेंगी। मतलब यदि मैं, जो हमारे यहाँ पर क्या है, सिग्मा 1 चार्ज है और सिग्मा 2, मतलब इस पर हमारा सिग्मा 1 चार्ज है और इस पर हमारा सिग्मा 2 चार्ज है। तो यदि मैं किसके लिए लिखूँ? E1 के लिए लिखूँ, तो E1 के लिए भी क्या होगी हमारी? यही होगी डायरेक्शन। E1 के लिए भी यही होगी, क्योंकि हमारी सीट कुछ इस तरह से रखी हुई है। तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस तरफ भी प्लस चार्ज है और इस तरफ भी प्लस चार्ज है, तो वह इस तरफ भी निकलेंगी और इस तरफ भी निकलेंगी। तो E1 भी इस तरफ होगा और E2 भी इस तरफ होगा। उसी तरह क्योंकि इस तरफ भी निकल रहे हैं और इस तरफ भी निकल रहे हैं, तो इसी तरह इसके लिए भी यहाँ पर हमारा E1 होगा और यहाँ पर हमारा E2 होगा। तो इतना आपको क्लियर होगा। अब बीच वाले के लिए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पर, मैं इस तरह से
ये सीट रखी हुई है ये वाली, और यदि आप यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ये आप हैं और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो आपको जो सीट दिखेगी इस तरह से दिखेगी और आपको ये प्लस चार्ज इस तरफ आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी तरफ आती हुई दिखेंगी। तो मैं इस तरह से इसका एरो बना सकता हूँ। ये हो गया हमारे E1 के लिए। और यदि अब बात करें इसके लिए, तो इस तरह से ये सीट रखी हुई है इस तरह से, तो ये प्लस चार्ज है इस तरह से। अब जो आदमी देख रहा है ना वो इस तरफ देख रहा है, इस तरफ देख रहा है। अब ये आदमी इस तरफ देख रहा है, तो जो इसको जो लाइन्स आती दिखेंगी वह इस तरफ इस तरह से आती दिखेंगी। मतलब कि इसको जो लाइन देखेंगी वह कैसी इस तरफ से आ रही हैं, इस तरफ की तरफ इस तरह से लाइन आ रही हैं और इस तरफ आ रही हैं, तो इसको ऐसी दिखेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो इसको मैं बना सकता हूँ कुछ इस तरह से। तो समझ में आया होगा आपको। इसको हम रीजन 1 नाम दे देते हैं, ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे हम इस पूरे इसमें एक साइन कन्वेंशन है, और यहाँ कुछ साइन कन्वेंशन और देख लेते हैं। यहाँ पर ए फील्ड लाइन गोज टूवर्ड्स राइट देन ई मस्ट बी टेक पॉजिटिव। यदि हमारी ई जो है वो क्या है राइट साइड भी, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया। जो तो राइट वाली क्या करना है हमको पॉजिटिव लेना, मतलब इस तरफ वाली है हमको पॉजिटिव लेना है। और जो इस तरफ वाली है इफ़ फील्ड लाइन गोज टूवर्ड्स लेफ्ट देन ई मस्ट बी टेक नेगेटिव। जो इस तरफ जो लाइन जाएंगे उनको हमको नेगेटिव लेना है। तो समझ में आया होगा। जो इस तरफ जो लाइन जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, मतलब ये दोनों हो गई और ये वाली हो गई, तो इस तरफ जा रही है इनको हमको नेगेटिव लेना है, इसको हमको नेगेटिव पॉजिटिव लेना है। तो आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब आएगा। तो ई को कैलकुलेट करना है हमको रीजन 1 के लिए, और ई को कैलकुलेट करना है हमें 2 के लिए, और ई को ही कैलकुलेट करना है हमको 3 के लिए। तो देखिए ई को तब हम किसके लिए करेंगे, जो लेफ्ट वाली हैं, मतलब कि किसके लिए, इनके लिए। पहले इसके लिए कर लेते हैं, चलो E1 के लिए कर लेते हैं। तो E1 के लिए कर लेंगे, E3 के लिए हम बाद में करेंगे, E1 के लिए कर लेते हैं। तो जो E यहाँ पर है E1 और E2 क्या कैसे लेना है हमको नेगेटिव, मतलब जो E1 है वो भी नेगेटिव ले लेते हैं और E2 भी नेगेटिव ले लेते हैं। तो जो पिछला डेरिवेशन हमने किया था वहाँ से हम इसकी वैल्यू रख देंगे। उसका जो सॉल्यूशन क्या आया था हमारा, E का आया था सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, यही आया था ना। तो ये इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर, माइनस का सिग्मा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी माइनस सिग्मा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पुट कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, माइनस का 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ से क्या किया, -2 का एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। अब जहाँ से माइनस ही बाहर आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, तो यहाँ से ये दोनों बचेंगे, लेकिन माइनस बाहर आ गया तो ये दोनों कैसे बचे, हमारे पॉजिटिव बचे। तो जो 1 है और 2 है वो हमारे कैसे बचे, जो हमारे चार्ज 1 और 2 है, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 और 2 लिए थे, तो ये हमारे कैसे बचे, पॉजिटिव बचे। तो ये आ गया हमारे रीजन 1 के लिए आंसर। तो समझ में आया वो नेगेटिव और पॉजिटिव किस तरह से लेना है। अब देख लें 2 के लिए। 2 के लिए देखिए जो E1 है हमारा वो इस तरफ जा रहा है, मतलब कि जो राइट की तरफ जा रहा है, तो E1 हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन जो E2 है वो इस तरफ जा रहा है, मतलब नेगेटिव की तरफ, तो ये नेगेटिव होगा। तो जो E की वैल्यू इस तरफ आएगी, अब ये वाला हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो सिग्मा 2 है हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो तब इसमें से ये जाएगा, यहाँ पर क्या है, जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हैं इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन इन पर जो दोनों सीट पर चार्ज हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड की सीट है, मतलब इन पर जो चार्ज है वो बिल्कुल सेम है। इस पर यदि 1 चार्ज है तो इस पर भी 1 है, यदि इस पर 2 है तो इस पर भी 2 है। तो ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2, इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों पर अलग अलग चार्ज की वैल्यू सेम है। तो सिग्मा 2 की जगह भी मैं सिग्मा 1 ले सकता हूँ। तो इस तरह से मैं इसको कर सकता हूँ। तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 0 आ जाएगी।
तो जो मिड पॉइंट है इसके लिए हमारी इसकी वैल्यू ई की वैल्यू 0 है। अब देखते हैं लास्ट वाली के लिए। तो ई के लिए यहाँ पर दोनों पॉजिटिव लेने, तो E1 प्लस E2, यहाँ से देखिए सिग्मा 1 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा 2 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई यहाँ पर नहीं है, और ये हमारा 1 और 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्या जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये आ गई हमारे रीजन 3 के लिए वैल्यू। इसमें से क्या दोनों पॉजिटिव लेना, दोनों पॉजिटिव ले लिया, सिंपल ऐड कर दिया। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंडेफिनिट ड्यू टू इनफिनिट चार्ज, 2 प्लेन शीट, यहाँ पर हमको 2 प्लेन शीट लेनी थी। तो समझ में आ गया होगा आपको, पूरा छोटा सा था लेकिन कॉन्सेप्ट वाला था। अब देखते हैं हमारा फोर्थ वाला टाइप्स का। और जो फोर्थ और फिफ्थ वाले डेरिवेशन उनको करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को जानना ज़रूरी है। क्या है वह कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के लिए। तो ये हमारा एक स्पेयर है, और इस स्पेयर क्या है, इफ़ द स्पेयर इज़ हॉलो। हॉलो मतलब कि मान लीजिए जैसे आप फुटबॉल है, उसके अंदर क्या है, हवा है बस, और कुछ तो नहीं है। तो एक ऐसा हॉलो हमारा स्पेयर गोला है, स्पेयर है, लेकिन अंदर से क्या हॉलो है। इफ़ द स्पेयर इज हॉलो देन चार्ज प्रेजेंट ऑन सरफेस। यदि हमारा एक स्पेयर है और वह के अंदर से कैसा है, हॉलो है, मतलब खाली है, तो उसका जो चार्ज है, उस पर जो चार्ज होगा वह कैसा होगा, उसकी इस सरफेस पर, मतलब कि जो उसका बाहरी वो है, मतलब जो बाहरी उसकी आखिरी लेयर है उस पर आ जाता है, मतलब कि उसकी सरफेस पर आ जाता है वो चार्ज। लेकिन चाहे वह कैसा हो, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग, मतलब कि यदि हमारे स्पेयर कंडक्टिंग भी हो, यदि नॉन कंडक्टिंग हो, लेकिन यदि वह अंदर से कैसा है, खोखला है, होलो है, तो उसका पूरा चार्ज उसकी सरफेस पर आ जाता है। तो ये क्यों समझा रहा हूँ, ये आपको आगे पता चलेगा जब आप जो एप्लीकेशन 4 और 5 करोगे। तो यदि हमारा सरफेस स्पेयर है और क्या है, होलो है, तो उसका पूरा चार्ज उसकी सरफेस पर आ जाता है, चाहे वह कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो। वहीं पर यदि हमारा जो स्फीयर है वह कैसा, सॉलिड भी हो, सॉलिड मतलब कि अंदर से भी उसमें कुछ मटेरियल हो, वो पूरी तरह से सॉलिड हो, जैसे कि हम सीमेंट का एक गोला बना लें तो अंदर से भी वह सॉलिड है, लेकिन क्या है, पर वो बट कैसा होना चाहिए, वो कंडक्टिंग होना चाहिए, मतलब वो कंडक्टिंग होना चाहिए, तब क्या होगा, उसका चार्ज तब भी हमारी सरफेस पर ही आ जाएगा। यदि वो सॉलिड है अंदर से लेकिन कैसा है, वो कंडक्टिंग है, तब भी उसका चार्ज उसकी सरफेस पर ही आ जाएगा। लेकिन यदि वह कैसा है, हमारा स्पेयर है, नॉन कंडक्टिंग है, तो उस पर जो चार्ज होगा वो इनसाइड ही होगा, मतलब जो सॉलिड है तो उसके अंदर, जो सॉलिड है उसके अंदर ही होगा। जो यहाँ पर जो चार्ज सरफेस पर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज उसकी सरफेस पर नहीं आएगा। तो हॉलो है, लेकिन क्या है, स्पेयर हॉलो है, तो क्या होगा, हमारा कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग, उसका चार्ज सरफेस पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या, सॉलिड में जो कंडक्टिंग है उसके ही सरफेस पर आता है, नॉन कंडक्टिंग उसके तो अंदर ही वह चार्ज प्रेजेंट रहता है। तो समझ में आया होगा। अब देखते हैं हमारा फोर्थ एप्लीकेशन। ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी था इसलिए मैंने इसको पढ़ा दिया। चलिए बच्चों, अब करते हैं फोर्थ नंबर की एप्लीकेशन हमारे गॉस लॉ की। फोर्थ नंबर की एप्लीकेशन करेंगे हम हमारे गॉस लॉ की। तो फोर्थ नंबर की एप्लीकेशन गॉस लॉ क्या कहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडेफिनिट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फेरिकल शेप। अभी मैंने आपको स्फेरिकल शेप समझाया था, होलो स्फेरिकल शेप है तो इसका चार्ज कैसा होगा, सरफेस पर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, नाउ लेट पी द पॉइंट, इसको पहले इसको पढ़ लेते हैं। नाउ विथ ओ एज अ सेंटर एंड आर एज अ रेडियस ड्रॉ अ स्फीयर एज अ गॉसियन सरफेस। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, एक हमने एक सर्कल बना लिया। यदि कुछ गड़बड़ बन जाता है तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बोर्ड है, यहाँ पर स्फीयर गोल बनाना थोड़ा मुश्किल है। ये हमने एक स्फीयर ले लिया, इसका क्या ले लिया, सेंटर ओ ले लिया, और इससे इसकी रेडियस ले लिया हमने क्या, बड़ा आर, कैपिटल आर। और क्या करना है हमको, स्फेरिकल से रेडियस आर लेट क्यू इज अ चार्ज यूनिफॉर्मली ओवर इट। और यहाँ पर इस पूरे इस पर है जो चार्ज कैसा फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली, मतलब जो क्यू चार्ज यहाँ पर है, जो क्यू चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है वह यूनिफॉर्म, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पूरे स्फीयर के लिए सेम होगी। अब क्या करना है हमको, नाउ विद ओ एज अ सेंटर रेडियस एज आर, स्मॉल आर लेना, ड्रॉ अ स्फीयर का सरफेस गॉसियन सरफेस। अब इसे स्फीयर के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। तो गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे।
ये हमारी क्या हो जाएगी, गॉसियन सरफेस हो जाएगी। ये हमारी गॉसियन सरफेस हो गई। तो ये हमारी गॉसियन सरफेस हो गई। ये सर्कल था लेकिन ये इस तरह से बन गया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से बना लीजिएगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, एक पॉइंट पी ले लिया और यहाँ से इसको मिला दिया। इन दोनों ये मिल गए यहाँ से, तो ये दोनों यहाँ से मिल चुके हैं। अब क्या करना है हमको, इसके इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है कितना ले लेंगे, आर ले लेंगे। यहाँ पर लिखा हो गया ओपी की जो डिस्टेंस है हमको कितनी ले लेनी, आर ले लेनी। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक स्मॉल एरिया ले लेंगे। अब मैंने जो बात कही थी आपसे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ से डायरेक्शन है वो इन यहाँ पर क्या है, इसकी पूरी सरफेस मतलब हॉलो है, तो इसकी यहाँ पर चार्ज होगा, यहाँ पर इस तरह से। इस पर जो सरफेस है इसकी वो इस पर चार्ज होगा, यहाँ पर चार्ज होगा इसके, इस तरह से इस पर चार्ज होगा। तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो इसी डायरेक्शन में होगी ना, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगी। जो एरिया वेक्टर है हमारा वो क्या सा होता है, 3D शेप के लिए हमेशा आउटवर्ड होता है। तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वह भी यही हो जाएगी हमारी। तो जो यहाँ पर थीटा बनेगा हमारा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री का। तो यहाँ से जो थीटा बनेगा 0 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से क्या करना है, हमें स्पेरिकल शेप करनी है। लेट क्यू इज अ चार्ज यूनिफॉर्म, लेट पी इज अ पॉइंट अवे फ्रॉम द सेल, ये हम सब लिख कर लिया है। अब क्या करना है हमको, सिंपली अब इस पॉइंट के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल हमें सबसे पहले क्या करेंगे, ओपी हमने सब कुछ यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब लेंगे हम फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला आप तो जानते होंगे, फाई ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा लिख देंगे। तो यहाँ से थीटा कितना है हमारा, थीटा तो 0 डिग्री अभी पता चल गया आपको। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है कितनी, 0 डिग्री है। तो जो फाई की वैल्यू हो जाएगी ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू कितनी, 1 होती है। अब सिंपल इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारे, पाई आर स्क्वायर। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। डी का इंटीग्रेशन करना है ना, डी की जगह हम 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे। तो फाई इज इक्वल टू में ई 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर आर कौन सा लेना है हमको, ये स्मॉल वाला। यहाँ पर आर बहुत मैन है, ये वाला आर ये है और ये वाला आर। यहाँ पर मैं चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ क्या, ये वाला आर हमारा ग्रेटर है इस वाले आर से, ये कैपिटल वाले आर से ये वाला आर ग्रेटर। अब ये वाला आर लेके चलेंगे। तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ से अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अब क्या करेंगे, गॉस लॉ के फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस फाई की जगह पर हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिएगा, अब हम डायग्राम को मिटा देते हैं। अब हमारा डायग्राम मिट चुका है। तो अब ये भी फाई, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों जब आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर यहाँ पर इन दोनों के बीच में आप लिख लीजिएगा कंपेयर इक्वेशन 1 और 2। तो ये फाई और ये फाई सेम है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ई 4 पाई, यहाँ पर ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ से हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू निकाल लेंगे। ई की वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर इसके अपॉन में पहुँच जाएगा, तो क्यू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला फॉर्मूला यदि आपको याद न हो तो वो क्या था, ये था सिग्मा में क्यू अपॉन ए था। और यहाँ से क्या करेंगे, हम क्यू की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो क्यू की वैल्यू सिग्मा अपॉन ए आ गई। और एरिया के लिए क्या करेंगे, हम
यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आर कहाँ का आएगा, आपने यदि डायग्राम अच्छे से बना लिया होगा तो डायग्राम में आर कौन सा लेंगे, अब जो स्क्वायर है था हमारा वो अंदर वाला स्क्वायर था, मतलब कि ये वाला स्क्वायर था, तो ये वाला जो गॉसियन वाला स्क्वायर था ना वो वाला नहीं रहना है हमको। यहाँ से छोटा सा डायग्राम ग्रो कर ही लेते हैं। जो बाहर वाला गॉसियन सरफेस था ना वो वाला आर नहीं लेना, हमको अंदर वाला जो कैपिटल आर था ना वो वाला लेना है, लेकिन यहाँ पर हमने स्मॉल वाला लिया तो अब हमको कैपिटल वाला आर लेना है। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू पुट करें तो 4 पाई आर का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसको यहाँ से हम पुट कर देते हैं, तो ई की वैल्यू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो यहाँ से अब देखिए क्यू एप्सिलॉन नॉट तो 4 पाई यहाँ पर स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा कितना, बस यहाँ से बचा ऊपर इस बड़े बार का स्क्वायर, यहाँ से बचा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से बचा क्या, स्मॉल आर का स्क्वायर। ये आ गया हमारा फॉर्मूला केस 1 के लिए। यहाँ पर अभी केस 1 में क्या था, हमको चार्ज को बाहर प्लेस करना था, अब हम उसके सरफेस पर करेंगे। तो ये वाला समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, इसी में है 4th में। अब देखिए अब 4th का ही सेकंड वाला पार्ट करेंगे। इफ अ पॉइंट लाइज वेरी क्लोज टू द सेल और ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, मतलब कि अब यहाँ पर हमारे गॉसियन सरफेस क्या थी, पहले इस सर्कल के बाहर थी, वो तब पॉइंट क्या था, तब पॉइंट हमारी इस सर्कल के बाहर आया था, लेकिन अब वो पॉइंट कहाँ पर है, अब जो हमारी गॉसियन सरफेस यहाँ पर ड्रॉ होगी वो कहीं इसी लाइन पर, जो हमारी जो स्फेरिकल लाइन है उसी लाइन पर ही हमारी गॉसियन सरफेस है। तो यहाँ पर क्या है, हमको पॉइंट इसी पर, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर यदि हम पॉइंट ले लें, यहाँ पर पॉइंट पी ले लें और इसको यहाँ से इससे कर दें, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट, मतलब यहीं पर हमारी गॉसियन सरफेस जो हमारी इसकी जो लाइन है वही हमारी गॉसियन सरफेस की भी लाइन है। तो यहाँ पर पॉइंट पी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इससे भी बाहर की तरफ जाएगी, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और एरिया वेक्टर भी इसी तरफ हो गया। जो थीटा है यहाँ पर भी वो थीटा, तो यहाँ पर भी 0 है। लेकिन यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर ये वाला स्मॉल आर ले लेते हैं, लेकिन यहाँ ये वाला आर भी इस वाले आर की इक्वल, क्योंकि ये जो हमारा गॉसियन सरफेस वाला है आर है वो भी इसी स्पेयर पर है और इसी लाइन पर है, मतलब ये दोनों आर क्या है, अब आपस में इक्वल हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा, इतना कि आपको पूरा भी समझ में आ गया होगा। अब तो सिंपल जो हमने पहला वाला फॉर्मूला लगाया था वो क्या लिखना था हमारा, ई सिग्मा, यहाँ पर वहाँ पर क्या आया था हमारा, ऊपर कैपिटल आर आया था और स्मॉल आर आया था, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा, ये वाला आर इस वाले आर के बराबर। तो सिंपल मैं यहाँ पर भी आर स्क्वायर रख सकता हूँ और वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर आया था। पिछला वाला फॉर्मूला यदि आपने फर्स्ट के लिए देखा तो ये आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ पर एक स्मॉल आर था एक कैपिटल आर, लेकिन यहाँ पर आर और आर के बराबर, तो इस वो स्मॉल आर था उसके लिए भी मैं कैपिटल आर रख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों आर क्या है, एक ही स्पेयर की बात है। तो एक स्पेयर में रेडियस तो हर जगह बराबर ही होगी ना, तो रेडियस इस आर से ये आर कट जाएगा। तो सिंपल इसके लिए फॉर्मूला जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया हमारे केस नंबर सेकंड के। केस नंबर सेकंड बहुत इजी था, समझ में आया होगा आपको। सिंपली क्योंकि हमारी गॉसियन सरफेस अभी इसी स्पेयर वाली लाइन पर है, तो यहाँ पर क्या है हमारा, इफ ये वाली रेडियस है और ये वाली रेडियस दोनों बराबर हैं, तो उस छोटे स्मॉल आर कैपिटल आर भी पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ से ये आर कट जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखते हैं हमारे थर्ड वाले केस के लिए। अब देखिए केस 3 के लिए देखते हैं। केस 3 में हम क्या करना है, लेट P इज अ पॉइंट इनसाइड द सेल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल। यहाँ से क्या लेना है हमको, पॉइंट अब इसके अंदर ले लेना है। पहले हम पॉइंट बाहर लिया, फिर इसी की सरफेस पर लिया, अब क्या करना है, पॉइंट इसके अंदर ले लेना है। तो देखिए ये हमारा सेंटर है सर्कल का O है, ये इसकी बड़ी वाली रेडियस है R है। अब क्या इसके अंदर लेना, मतलब गॉसियन सरफेस अब यहीं कहीं पर होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगी गॉसियन सरफेस, इस तरह से होगी अब गॉसियन सरफेस। यहाँ पर अब R ले लेंगे हम, यहाँ पर पॉइंट P ले लिया और यहाँ पर R ले लेंगे, लेकिन जो चार्ज है वो कैसा है, बाहर है, सरफेस पर है, चार्ज हमारा सरफेस पर है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कैसी है, आउटवर्ड है, और एरिया वेक्टर भी कैसा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में।
तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अब देखिए सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख लेते हैं यहाँ पर, फाई ई डी ए, कॉस कितना है 0 है तो 1 हो जाएगा। तो फाई डी का यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस गोला है हमारा, तो गोल के लिए क्या होता है, ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई के लिए क्या आ गया हमारा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू में क्यू एप्सिलॉन नॉट। तो इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं, इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। इन दोनों कंपेयरिंग करेंगे तो क्या जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई की वैल्यू निकालेंगे तो ई की वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा, क्यू 4 पाई आर स्क्वायर इस तरफ हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब जो मेन बात आती है, यहाँ पर चार्ज क्या है, सरफेस पर है, मतलब क्या हुआ, इसका अंदर कोई चार्ज नहीं है। पूरा चार्ज कहाँ पर है, इसकी सरफेस पर, अंदर 0 चार्ज। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या है, क्योंकि अंदर के लिए निकाल रहे हैं, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो क्या है, Q की वैल्यू यहाँ से 0 है। Q क्या है हमारा, 0, क्योंकि चार्ज तो हमारा पूरा सरफेस पर है, अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। तो E की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी, 0। तो ये वाला समझ में आया होगा आपको अच्छे से, तो बहुत इजी था। सेकंड वाला भी, यदि आपको फर्स्ट वाला क्लियर है तो दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं हमारे एप्लीकेशन नंबर 5। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, 5th वाला और देखते हैं, ये हमारा चैप्टर अब खत्म जैसा ही हो जाएगा। हाँ, अब देखिए बच्चों, अब हमारा 5th वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। वहाँ पर किसकी बात कर रही थी, हमारे होलो की, यहाँ पर सॉलिड की बात चल रही है। कंसीडर अ पॉइंट P आउटसाइड द सरफेस एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्फीयर r ग्रेटर देन r। यहाँ पर क्या करना है हमको, बिल्कुल सेम जो हमने 4th वाला किया था उसी के लिए ऐसा यहाँ पर एक पॉइंट कर लेते हैं P कंडीशन, और इसे ले लेते हैं हम O से, इसे हम O पॉइंट से ले लिया, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, और हमारा और क्या है हमारा DA भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ से हमारा थीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और DA भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से, 0 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ से, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे थीटा हमारा 0 हो गया। इतना आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ से बाहर जा रहा है और एरिया वेक्टर है वो भी बाहर, तो थीटा यहाँ पे हमारा 0 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए इसको क्या नाम देते हैं, स्मॉल आर। जो ये वाला स्मॉल आर है, इस आर से बड़ा, ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि ये बाहर पॉइंट है, अंदर पॉइंट है। तो अब सिंपल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लिख लेते हैं, फ्लक्स के लिए तो ई डी ए कॉस थीटा कितना, 0 है। तो सिंपली यहाँ से क्या करेंगे यार, ई डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे, डी का इंटीग्रेशन क्या जाएगा हमारा, 4 पाई आर स्क्वायर। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग होगा पाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को कंपेयर कर देंगे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, ई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ई इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, क्यू 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ से हम Q की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाला फार्मूला। तो आपको पता होगा, रो नोट करते हैं उसको, उसका फार्मूला क्या होता है, Q अपॉन V होता है। तो यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो रो और V क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज है, तो ये 3D शेप है, तो V का यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, 4/3 पाई R। यहाँ पर कौन सा लेंगे, अब ये तो हम बस इमेजिनरी ड्रॉ करते हैं, हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो इसके लिए तो R हम ये कैपिटल वाला ही लेंगे,
तो आर वाले बड़े वाले आर का यहाँ पर क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ई के लिए हमारा रो आ जाएगा और वी के लिए हमने क्या किया था, ये किया था। तो 4 आर क्यूब और 3 नीचे आ जाएगा। तो 4 यहाँ पर क्या है, पाई वाला है, 4 पाई आर स्क्वायर। और अब क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, देखिए यहाँ ऊपर बचेगा खाली रो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एक कैपिटल आर आ जाएगा। और नीचे कितना बचेगा हमारा, नीचे बचेगा एक 3 बचेगा, एक 4 पाई आर स्क्वायर बचेगा और एक यहाँ से एप्सिलॉन नॉट और था। तो एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से कितना बचा, 3 एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये हमारा इसके लिए फार्मूला आ गया, कैपिटल आर का क्यू और 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला आ गया, क्योंकि यहाँ पर 3 बचा था, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गए, बाकी एप्सिलॉन नॉट और सारी वैल्यू आ गई। तो ये हमारे केस 1 के लिए वैल्यू थी। अब देखते हैं केस 2 के लिए। अब देखिए क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस। अब यहाँ पे कौन, जो हमने पिछले वाला 4th वाला क्वेश्चन किया था इसी तरह, अभी जो हमारी गॉसियन सरफेस है वो इसी सर्कल पर है और हमारा चार्ज क्या अंदर फुल तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या करेंगे, अब पॉइंट भी हमारा इसी तरफ होगा, यही होगा। यहाँ पर R इजिकल टू आर है, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही और DA भी इसी तरफ है और थीटा यहाँ पर भी 0 है। तो सिंपल हमको इतना बड़ा यहाँ से नहीं करना है, हमको पिछली वैल्यू क्या थी हमारी ई की, वो क्या थी, हमारा रो था, कैपिटल आर का क्यूब था, एप्सिलॉन नॉट था, स्मॉल आर स्क्वायर था और यहाँ पर 3 था। तो यहाँ पर कैपिटल और आर और स्मॉल आर अलग अलग वैल्यू थी, एक बड़ी थी एक छोटी, लेकिन यहाँ पर बराबर। तो स्मॉल आर के लिए भी मैं कैपिटल आर पुट कर सकता हूँ। तो ई के लिए यहाँ पर, क्योंकि दोनों आर यहाँ पर बराबर हैं, क्योंकि सरफेस पर ही पॉइंट है, तो आर क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आर का क्यूब आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ई के लिए आर 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इसके लिए। तो सेकंड पॉइंट के लिए अब देखते हैं थर्ड पॉइंट के लिए। तो सब सिंपल था हमारा ये। अब देखते हैं हमारे फिफ्थ वाले का लास्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्थ के लिए किया था इस तरह, इसमें इनसाइड है, पॉइंट पे ले लिया इनसाइड, यहाँ पर थीटा 0 है, यहाँ पर आर ले लिया हमने और ये आर इसके छोटा है, ये हमने ले लिया, ये वाला आर ये वाला आर इससे बड़ा है। तो देखिए अब यहाँ पर सिंपल ई लिखेंगे, EDA, यहाँ पर कॉस कितना है हमारा 0 डिग्री है। तो EDA का हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई आर स्क्वायर आ गई। यहाँ पर गॉस लॉ लिख देंगे, गॉस लॉ लिख देंगे। तो वो क्या होता है, यहाँ से क्या लिया था हमने, फाई लिया था, तो फाई था, ये क्या था हमारा, फाई था। तो ये हमारा फाई आ गया। ये गॉस लॉ क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और इन दोनों से आप कंपेयर करेंगे तो ई की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या क्या आ गई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो Q एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर वो रो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है हमारा, Q अपॉन V होता है। तो V के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर Q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा रो, और V के लिए क्या होता है, 4 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर आर की हमें प्रॉब्लम नहीं है, फोर्थ में थी क्योंकि इनसाइड पर चार्ज नहीं था, यहाँ पर चार्ज क्या है, दोनों के लिए बराबर है। तो यहाँ पर जो आर ले लेंगे वो सेम ले लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि चार्ज यहाँ पर सबके लिए बराबर है, तो आर और आर एस के लिए हम सेम ले लेंगे वैल्यू। तो ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी क्या, 4 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इसकी कितनी,
3 भी था यहाँ पर, 3 बाद में नीचे कर देंगे हम इसको। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा कितना, सिर्फ एक बचेगी क्या हमारी रो, एक बचेगी हमारी यहाँ से रो आ जाएगी, और एक क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से R2 थे, यहाँ पर R3 थे, तो एक R बचा, नीचे क्या बचेगा 3 बचेगा, एप्सिलॉन नॉट बचेगा, बस इतना बचेगा। ये हमारा इसका आंसर आ गया, और आपको समझ में भी आया होगा। इनसाइड में हमको R और R सेम लेने तो वहाँ पर कट जाएंगे और ये वाला फार्मूला आ जाएगा। तो समझ में आया होगा आपको। यहीं पर हमारे ये 5 एप्लीकेशन ख़त्म होते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।